हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स। कैसे हैं आप सब? तो भाई ठंड अब रही है, गर्मी रही है और इसी गर्मी के साथ आपको अपनी प्रिपरेशन भी और गर्म करनी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें सिलेबस को पीछे से रिवाइज करते जाना है और आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना टर्शियरी एक्टिविटी एंड क्वॉटरनरी एक्टिविटीज का बचा हुआ पार्ट। ठीक है, लेक्चर 1 में हमने काफी चीजें ऑलरेडी कवर कर ली थी, बट बहुत छोटा सा पार्ट है बट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आज हम इस सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टर्शियरी एक्टिविटी एंड क्वॉटरनरी एक्टिविटीज। देखिए, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि टर्शियरी एक्टिविटीज की हम बात करें तो इसको हम ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सर्विसेज हो गया। नाउ आई होप यू क्लियरली रिमेंबर, पॉज करना, पॉज। तो बच्चों, टर्शियरी एक्टिविटीज में मैंने आपको बताया है कि हम इसको ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं जो हमें पढ़नी है। हमें पढ़ना है ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज। हमने आपका यहां तक पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। हमने ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या क्या पढ़ा? पहले तो भाई हमने देखा अर्बन एंड रूरल ट्रेडिंग सेंटर के बारे में, ट्रेडिंग सेंटर क्या होता है वो देखा, फिर अर्बन और रूरल का डिफरेंस देखा, इनके कैरेक्टरिस्टिक देखे। ठीक है, फिर ट्रेड की भी हमने 2 कैटेगरी देखी, एक आपका होलसेल एंड एक रिटेल। रिटेल आपको पता है जब कंज्यूमर्स को डायरेक्टली गुड्स सेल किए जाते हैं। होलसेलिंग में क्या होता है कि बल्क बिजनेस होता है, रीसेलिंग होती है। ठीक है, तो ट्रेड हमने देखा। फिर ट्रांसपोर्ट देखा हमने कि कैसे ट्रांसपोर्ट जो है आपका इतनी सारी एक्टिविटीज जो हो रही है, सारी एक्टिविटीज को कैसे सब्सटेंशिएट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करने वाले हमने फैक्टर्स भी देखे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा बच्चों? वी स्टडीड कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन होता क्या है और इसका इवोल्यूशन देखा। ठीक है, यहां से एक क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी सीयूटी 2022 में आया है। मैंने आपको पहले भी कहा है, यूट्यूब की स्ट्रेटेजी वीडियोस में भी बताया है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है चैप्टर पढ़ते वक्त, और उनमें से एक है क्रोनोलॉजी। बी इट एनी सब्जेक्ट, यू मस्ट बी थॉरो विद क्रोनोलॉजी। ओके, अंडरस्टैंड, सीयूटी एग्जाम इज नॉट योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, कि एक लाइन में ये लिख दिया, दूसरी लाइन में थोड़ा बहुत रिलेटेड लिख दिया, काम चल जाएगा। नो, हियर योर कॉन्सेप्ट्स हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, और वो तब होगा जब आप अच्छे से उसको बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सर्विसेज का पार्ट। सर्विसेज के अंदर ही हम टूरिज्म को भी पढ़ेंगे और फिर हमारा टर्शियरी एक्टिविटी जो है आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्वॉटरनरी एक्टिविटीज देखेंगे इसी लेक्चर के पार्ट में। ठीक है, तो सर्विसेज जो है आपकी 2 तरह की सर्विसेज हो सकती हैं। ठीक है, एक तो होती है भाई जो मैनुअल लेबर इनटू, जो जिसमें मैनुअली काम करना होता है, और दूसरी होती है जहां पर मेंटल लेबर का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या यूज कर रहा हूं? मैं अपना मेंटल लेबर यूज कर रहा हूं, जो मेरे माइंड में है, जो मेरी स्किल्स है, मैं उनको यूज कर रहा हूं। ठीक है, हैड इट बीन द केस कि जैसे आपके घर में कोई आ रहा है काम करने, लेट्स से प्लम्बर, ओके, या लेट्स से इलेक्ट्रिशियन, व्हाट दे आर डूइंग इज मैनुअल लेबर। ठीक है, सर्विसेज वही करा सकते हैं जो उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब सर्विसेज की बात करें तो कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट ही मेंटेन कर सकती है, उनको रेगुलेट कर सकती है। सोच के देखो यार कि इज इट पॉसिबल फॉर यू टू बिल्ड अ रोड फॉर समवन? आपके पास कितना ही पैसा हो, क्या आप किसी के लिए हाईवे बना सकते हो? नहीं, इतना आसान नहीं है। तो कुछ ऐसी सर्विसेज है, आपके पास कितना भी पैसा हो आप छोटा अस्पताल तो खोल सकते हो, पर क्या बड़े लेवल पे उसको खोल सकते हो? ये सारी चीजें सोचने की है। तो कुछ नीडलेस टू से कि हाँ देयर आर एक्सेप्शंस, ऐसा नहीं है कि कोई कर ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। इट इज पॉसिबल बट इट इज नॉट वेरी मच रियलिस्टिक, इतना होता नहीं है रियलिटी में। एनीवेज, तो कहने का कॉन्टेक्स्ट मेरा ये है कि मैनी सर्विसेज आर देयर विच आर बीइंग रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। अब हम बात करें बीइंग रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, लाइक मेकिंग एंड मेंटेनिंग हाईवेज। ठीक है, हाईवे हो गया, या लेट्स से मेट्रो कंस्ट्रक्शन, लेट्स से ब्रिज बनाना है कोई रिवर के ऊपर, भाई ये सारी सर्विसेज ही तो प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आप देख रहे हो कि अर्बन सिटीज में जो है इतना ट्रैफिक हो रहा है, तो इसको बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मास ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा, हमें मेट्रो जैसी चीज बनानी पड़ेगी, राइट?
ऑलरेडी कितनी सारी सिटीज में आ भी चुकी है। इससे ही याद आया कि अगर आप जीटी जनरल टेस्ट की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं इंडिया में, स्मार्ट सिटी वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एनीवेज, ब्रिजेस के बारे में, सुपरवाइजिंग एजुकेशन एंड कस्टमर केयर, हेल्थ भी इसी में आ गया, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, पूरी कंट्री को हेल्थ भी प्रोवाइड कर रही है। हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या मिल रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको सरकारी अस्पताल मिल रहे हैं जहां पर आप जाकर निःशुल्क अपने स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याएं जो हैं उनको सॉर्ट करा सकते हैं। ठीक है। स्टेट एंड यूनियन इंक्रीजिंग व्हाइल इट हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड और डिक्रीजिंग इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। स्टेट एंड यूनियन लेजिस्लेशन हैव एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेशंस। तो गवर्नमेंट ये कैसे करती है, ये कॉर्पोरेशंस बना देती है टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द मार्केटिंग ऑफ सच सर्विसेज एज ट्रांसपोर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप अगर उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में आपको कहीं से कहीं जाना है तो यूपीएसआरटीसी, उत्तर प्रदेश स्टेट रोडवेज आरटीसी, रोडवेज ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ऐसा कुछ है। ठीक है, एक आध वर्ड के लिए मैं मिस कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली यही है। ठीक है, ऐसे ही राजस्थान, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ना, यूपी रोडवेज, हरियाणा रोडवेज, हैवी ड्राइवर होते हैं जिसमें सारे। ठीक है, उत्तराखंड रोडवेज। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कॉर्पोरेशंस हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड है, बट ये किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब जैसे यूपीएसआरटीसी क्या प्रोवाइड कर रही है, ट्रांसपोर्ट सर्विस। ठीक है, सब छोड़ो, इंडियन रेलवेज क्या कर रही है, किसके द्वारा बनाई गई है ये, भाई सरकार ही तो इसको मेंटेन कर रही है। ठीक है, सरकार के द्वारा बनाई गई है ये संस्था इंडियन रेलवे, और ये जो है आपको ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट जो है आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंट्रोल द मार्केटिंग ऑफ सच सर्विसेज, जैसे टेलीकम्युनिकेशन भी हो गया। अब टेलीकम्युनिकेशन में गवर्नमेंट रिलेटेड कोई चीज बताओ, कोई सेक्टर, गेस करो जिस पर हम बहुत डिपेंडेंट होते थे पहले। बीएसएनएल है ना। ठीक है, एनर्जी एंड वाटर रिलेटेड बताओ, इंडियन गैस। ठीक है, ये सब हो गया। वाटर में जो आपकी एमसीडी है, कानपुर जल निगम, दिल्ली जल निगम, जयपुर जल निगम। ठीक है, इवन आपकी जो सैनिटेशन है आपकी सिटी में, जो कचरा उठाना है, सफाई करानी है, इसके लिए भी जो एमसीडी होती है वो काम कर रही होती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड करी जा रही हैं। कहने का अर्थ ये कि सर्विसेज सिर्फ आप में या इंडिविजुअल्स ही नहीं करते, गवर्नमेंट भी रेगुलेट करती है। ठीक है, क्योंकि ये वो, और आप नेचर देखो, ये वो सर्विसेज हैं जिनके बिना मतलब जो देश है वो चल नहीं सकता। आप इमेजिन करो, क्या ट्रांसपोर्ट के बिना, या क्या कम्युनिकेशन के बिना, या क्या सैनिटेशन या वाटर के बिना, या इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज के टाइम पे कोई गांव या कोई शहर चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो इसलिए ये एसेंशियल सर्विसेज जो है, कोविड के टाइम पे हम टर्म यूज करते थे ना, एसेंशियल सर्विसेज, तो ये कौन प्रोवाइड करता है? अक्सर गवर्नमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ see professional services, now what are these? कई बार these are primarily healthcare, engineering, law and management. ठीक है, तो बेसिकली वो सर्विसेज जिसमें प्रोफेशनल स्किल्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, हमने बात करी थी ना, सर्विसेज के लिए हमेशा क्या चाहिए होती है? स्किल्स। ठीक है, प्रोफेशनल स्किल्स। तो अब हेल्थ केयर है, भाई मैं आपका टीचर हूं, मेरे अंदर कौन सी स्किल है? टीचिंग की प्रोफेशनल स्किल है, मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूं। ठीक है, अब डॉक्टर आपको हेल्थ केयर आपका देख सकता है। ठीक है, इंजीनियर आपका बढ़िया सा मतलब एकदम घर बना सकता है आपके लिए, हार्डवेयर बना सकता है, सॉफ्टवेयर बना सकता है। ठीक है, लॉ एक्सपर्ट आपको लॉ समझा सकता है। ये सब क्या है? स्किल्स ही तो है ना। बट ये प्रोफेशनल स्किल्स है, इसीलिए इनको प्रोफेशनल सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, बट इसको आप कैसे समझोगे? क्या मैं आपका घर बना सकता हूं? क्या मैं इंजीनियर का काम कर सकता हूं? मुश्किल है, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग करी ही नहीं है। क्या मैं लॉ एक्सपर्ट बन सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तो लॉ पढ़ा ही नहीं है, एलएलबी मैंने करा ही नहीं है, तो मैं कैसे बन सकता हूं? तो इसलिए मैं इन दोनों सर्विसेज को परफॉर्म नहीं कर सकता। एमबीबीएस नहीं करी तो मैं हेल्थ केयर का मुझे कुछ भी नहीं आता, राइट? मैं सिर्फ टीचर हूं, राइट? तो इनके लिए है, ऐसी स्किल्स को बोलते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज। वेयर एज कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो जेनरिक नेचर की होती हैं। ठीक है, उनको कोई भी कर सकता है। ठीक है, चलिए। नाउ द लोकेशन ऑफ रिक्रिएशनल एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज डिपेंड ऑन द मार्केट। देखो क्या होता है कि जब भी मार्केट जहां पर होती है उसके आसपास ना बहुत सारी सर्विसेज की फैसिलिटी क्रिएट हो जाती है।
रिक्रिएशनल, ठीक है। सपोज करो एक इंडस्ट्री सेटअप होती है एक लोकल एरिया में, ठीक है। अगर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, अभी एक मूवी आई है मिशन मजनू, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब वहां पर एक लोकेशन पर आर्मी जाकर अपना बेस कैंप सेट करती है, अपना कैंप सेट करती है, तो वहां पे एक डायलॉग भी था कि पहले यहाँ कुछ नहीं था, आर्मी ने आकर अपना कैंप सेट किया, इस चक्कर में यहाँ एक मार्केट बन गई, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल गई, लोग वहां पर सर्विसेज आकर बेचने लगे। ये कहीं भी होता है, नॉर्मल है, एक बिल्कुल सुनसान एरिया में भी। अब जैसे आप यही समझ लो ना, जैसे टूरिज्म है, अब पहले लेह लद्दाख या ऐसी लोकेशंस पर इतनी सर्विसेज नहीं थी, बट जैसे जैसे टूरिज्म वहां बढ़ता गया, जैसे जैसे लोग वहां जाते गए, तो वहां पर होटल फैसिलिटीज, रेस्टोरेंट और ये सारी जो सर्विसेज हैं, आपकी जो एडवेंचर एक्टिविटीज के नाम से वहां पे चलाई जाती हैं, ये सब वहां पे बढ़ चुकी हैं। ओके, तो मार्केट के ऊपर ये डिपेंड करती हैं। Multiplexes and restaurant might find locations within or near the central business district, whereas a golf course would choose a site where land costs are lower than the CBD, ठीक है। तो लोकेशन वाइज ये डिपेंड करेगा, नेचर वाइज डिपेंड करेगा। भाई मॉल आप ऐसी जगह खोलोगे ना जहां पे आसपास बिजनेस हो, जहां पर लोग हो आसपास, है ना। गोल्फ कोर्स, इसके लिए क्या चाहिए, बड़ा सा लैंड चाहिए, खाली जगह चाहिए, तो इसको आप शहर के बीचों बीच तो नहीं खोल सकते। तो इस तरह से चीजें हैं, ठीक है। अब कुछ सर्विसेज जैसे कि मैंने बताया आपको ऐसी होती हैं जो कि इनफॉर्मल होती हैं, नॉन फॉर्मल सेक्टर भी कहते हैं, और कई बार इसको ग्रे इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं। इन सब, ये सब एक ही तरह की सर्विसेज को दर्शाती हैं जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज या प्रोफेशनल स्किल नहीं रिक्वायर्ड होती है। ये जो भी हमने प्रोफेशनल स्किल्स देखा उसके ऑपोजिट है ये, ठीक है। उसमें कंट्रास्टिंग की सर्विसेज है। दे आर मेड अवेलेबल टू पीपल टू फैसिलिटेट देयर वर्क इन डेली लाइफ, ठीक है। तो ये डेली लाइफ का जो वर्क है इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए होता है। द वर्कर्स माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आर अनस्किल्ड। तो जो अनस्किल्ड होते हैं, जो मैंने बताया ना, ग्रे इकोनॉमी, अनऑर्गेनाइज्ड, ये लोग जो होते हैं, अनस्किल्ड लोग होते हैं, वो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो स्लम्स है, वहां पे कौन है, जो रूरल एरिया से माइग्रेट करके आए हैं और जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है, उनके पास वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है कि वो लॉ एक्सपर्ट बन जाए या हेल्थ एक्सपर्ट बन जाए या ट्यूटर बन जाए, राइट। इसलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, बहुत ज्यादा उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, कॉर्पोरेट की तरह नहीं है सिस्टम की, भाई हफ्ते में, महीने में आपकी 1 या 2 लीव्स पक्की है, ठीक है। तो इसलिए वो अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। ग्रे इकोनॉमी, क्योंकि वो पूरी तरह से जीडीपी में काउंट नहीं हो रही है, ठीक है। देन इन नॉन फॉर्मल, क्योंकि वही मैंने कहा ना कि कोई इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल एक ही बात है, क्योंकि उसमें कोई स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ डिफाइन नहीं है, चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्ट, एक इमेजिन करो ना, आपके घर की हाउसमेड जो है, आपके घर की जो हाउस हेल्पर है, उनके लिए क्या आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो आपका मन करे आप वो कंडीशंस बना देते हो, राइट। तो ये क्या है, इसलिए ऐसी एक्टिविटीज को हम अनऑर्गेनाइज या इनफॉर्मल में काउंट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, जैसे आपकी एनसीईआरटी में एक दे रखा है, मुंबई डिब्बा वाला सर्विसेज। ये तो आपने, आई एम श्योर, बॉलीवुड में बहुत बार दिखाया गया है, जो टिफिन सर्विसेज होती है मुंबई में ऑपरेट करती हैं। ये कितने, 1,75,000 लोगों को सर्व करती हैं, कस्टमर्स हैं इनके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वील सी पीपल एंगेज्ड इन एक्टिविटी। Today's people are service workers. Services are provided in all society. ये तो कहने की बात नहीं है, मैंने बताया ना कि जो सर्विसेज हैं, सिर्फ आप बाकी सारी तो हटा दो, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज में से एक भी हटा दो तो भाई आधा देश चलना रुक जाएगा आज के समय में। भाई अर्ली मैन तो हम है नहीं कि भाई आग लगा ली, जिंगा लल्लू करके खाना, बकरी पकड़ के उसको मार के खा लिया, हो गया काम, नहीं। टुडे वी हैव मच मोर सिविलाइज्ड, टुडे वी हैव मच मोर रिसोर्सेज एंड वी आर क्वाइट मच डिपेंडेंट ऑन द सर्विसेज। इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो आपके क्षेत्र में 24 घंटे को, तो सोच के देखो क्या हालत हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट अगर रुक गया तो शायद 24 घंटे के लिए तो आपके शहर में जो है चीजें नहीं आ पाएंगी, है ना। तो इसलिए जो है सर्विसेज पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इन मोर डेवलप्ड कंट्रीज हायर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इज एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज कंपेयर टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज। कहने का तात्पर्य क्या है, सिंपल है कि डेवलप्ड कंट्रीज में मेजॉरिटी is engaged in service sector। अब जैसे इंडिया ही है, इंडिया में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, ठीक है, वो कौन से सेक्टर में एंगेज्ड है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या टर्शरी में?
प्राइमरी में, ठीक है। बट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे क्या होता है, टर्शरी में आपकी सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर में आपकी मेजॉरिटी इंगेज होती है। और अगर आपको ये बात इतनी सी समझ में आ गई तो आपको सीयूटी में एक और क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है सीयूटी में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इन द टर्शरी सेक्टर हैज बीन इंक्रीजिंग। अब जैसे इंडिया की ही बात कर लें तो भाई 2000 में जो सर्विसेज में जितने लोग एम्प्लॉयड थे उससे बहुत ज्यादा है 2020 में। इन 20 सालों में ऐसा रेवोल्यूशन हुआ क्योंकि भाई आपकी जो आईटी इंडस्ट्री है वो इंडिया में आई। जो लोग दिल्ली एनसीआर के हैं उन्हें आइडिया होगा इस चीज का कि भाई पहले साइबर सिटी जो गुड़गांव में है वहां पे कुछ था ही नहीं, बट ये इस 20 सालों में क्या नहीं बन गया वहां पर, ठीक है। तो इस तरह की चीजें बनी, स्विगी जोमेटो ये सब तो पहले था ही नहीं, ये सब तो आज इतने ज्यादा लोग डिलीवरी की इन स्विगी जोमेटो डिलीवरी चेन्स में इंगेज्ड हैं, ठीक है। तो इतने ज्यादा लोग, तो क्या हो रहा है, टर्शरी सेक्टर में जो इंगेजमेंट है लोगों की वो लगातार बढ़ रही है, ठीक है। is increasing while it has remained unchanged or decreasing in the primary and secondary activities, whereas primary और secondary activities में क्या हो रहा है, थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। इंडिया के केस में भी ये लागू होता है, जैसे मैंने आपको इंडिया का ही केस दिया ना, ये 2000 से 2020 का 20 सालों में इतना बड़ा चेंज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल सी टूरिज्म, ठीक है, बहुत ही प्यारी, ये मैंने आपके लिए खास स्पेशली बड़े इम्तिहान से बनाई है, कुछ आराम से बैठकर सुकून से देखो क्योंकि बहुत ही मजेदार है यार ये, ठीक है, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। सोच के देखो टूरिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। कई ट्रैवलर्स तो कहते हैं कि भाई टूरिज्म इज लाइक फीडिंग योर सोल। कई लोग इसको रिफ्रेशमेंट भी कहते हैं। भाई हम कहते हैं ना कि भाई छुट्टियां ले लो, आराम से वेकेशंस पे चले, अंग्रेज भी करते हैं। एवरीवन लाइक्स ट्रैवलिंग, एवरीवन लाइक्स चेंज, ठीक है। बट ये तो हो गया आपका फिलोसॉफिकल पार्ट, मटीरियलिस्टिक क्या इंपॉर्टेंस है वो हमें याद देखनी है। तो टूरिज्म जो है आपकी बहुत बड़ी आज के टाइम पे सेक्टर बन चुकी है, बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है, कई लोग इसमें इंगेज्ड हैं और बहुत ज्यादा ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी कर रही है। चलो इसको देखते हैं। टूरिज्म इज अ ट्रैवल अंडरटेकन फॉर पर्पसेस ऑफ रिक्रिएशनल रेदर देन द बिजनेस। तो भाई जो बिजनेस के चक्कर में इधर से उधर जा रहे हैं उसको टूरिज्म में हम काउंटर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस वाला पार्ट हटा दो। उसके अलावा आप अगर एजुकेशन के लिए जा रहे हो, आप अगर घूमने कहीं जा रहे हो, हनीमून के लिए जा रहे हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जा रहे हो या फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो, पिलग्रिमेज के साथ लिए कहीं जा रहे हो, ये सब किस में आ गया, टूरिज्म में, ठीक है। Now, world's single largest tertiary activity in the total registered jobs 250 million है, total revenue 40% of the total GDP। सोचो वर्ल्ड में 40% ऑफ जीडीपी ये कंट्रीब्यूट कर रहा है टूरिज्म। बिजनेस बिसाइड्स मैनी लोकल पर्सन्स आर एम्प्लॉयड। अब मैंने कहा ना कि जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ेगा वहां पे क्या होगा, लोग आएंगे तो भाई लोग होटल में रुकेंगे, होटल में रुकेंगे तो जाकर रेस्टोरेंट में खाएंगे भी, खाएंगे तो उनका मन करेगा एडवेंचर एक्टिविटीज करने का। तो टूरिज्म के साथ साथ आपकी जो साइड की सर्विसेज हैं, है ना, वो भी साथ में इंक्रीज होती हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इंप्रूव होता है, मील्स, एंटरटेनमेंट, ठीक है, स्पेशल शॉप्स एक्सेट्रा बढ़ती हैं। चलिए आगे देखते हैं। और इट फॉस्टर्स द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब कई चीजें आ जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, रिटेल ट्रेडिंग हो गया, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि पहले के टाइम पे वैष्णो देवी लोग कैसे जाते थे, सीधा भाई चल के जाते थे। अब आज के टाइम आप वहां जाओ तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, यू हैव ऑप्शन ऑफ गोइंग टू फ्रॉम लाइक गोइंग बाय हेलीकॉप्टर, ठीक है। फिर उसके बाद माता के भवन के ऊपर अगर आपको और जाना है तो आपके पास रोपवे भी है वहां पर, है ना। तो ये क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है जो भी टाइम आया है। क्यों आया है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा लोग वहां जाने लगे हैं, इसलिए वहां का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी इंप्रूव हुआ है। अब दिल्ली से या और जगह की जो आपकी ट्रेन है, दिल्ली से जैसे एक स्पेशली एक ट्रेन जाती है ना वंदे भारत, तो बहुत बढ़िया ट्रेन है, वो भी आपको इतने कम टाइम में आपको सीधा कटरा पहुंचा रही है। मोदी जी ने उस पर बहुत काम किया। तो क्या हो रहा है, टूरिज्म के चलते चलते ट्रांसपोर्ट इंप्रूव हो रहा है, वहां की फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही हैं, होटल वहां ज्यादा बन गए हैं, मील्स इंप्रूव हो गए हैं, ज्यादा ऑप्शंस है, ठीक है। तो In some regions, tourism is seasonal, but many regions attract tourism visitors all the year around. अब जैसे इंडिया की ही हम बात करें तो इंडिया का एक ऐसा पार्ट भी है जो भाई विंटर्स में लेह लद्दाख जैसी चीजें हैं, जो बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो वहां पे डिक्लाइन हो जाता है। बट समर्स की बात करें तो काफी लोग पसंद करते हैं वहां जाना, ठीक है। तो कई ऐसी प्लेसेस होती हैं जो रीजनल होती हैं, कई ऐसी सीजनल होती हैं, मतलब
कुछ पर्टिकुलर टाइम में ही वहां पे लोग जा सकते हैं सीजन से सीजन में, और कई ऐसी होती है जो थ्रू आउट द ईयर जहां पे आप जा सकते हो, चिल कर सकते हो। ठीक है, चलो फिलहाल अभी क्लास में ही रहो, सीयूटी क्लियर कर लेना, उसके बाद आराम से रिफ्रेश होने के लिए जरूर जाना। पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है घूमना फिरना। ठीक है, नाउ टूरिस्ट रीजंस, तो एनसीईआरटी में वैसे तो सही बताऊं टूरिज्म के लिए बहुत सारी लोकेशंस हैं, अगर मैं उसकी स्लाइड बनाने बैठ गया तो मतलब सारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, बट एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस दे रखी हैं, उनको हम मिस आउट नहीं कर सकते हैं। जैसे वार्मर प्लेसेस अराउंड मेडिटेरेनियन कोस्ट, तो जो मेडिटेरेनियन रीजन है, ठीक है, ये जो यूरोप के नीचे वाला पार्ट, वहां पे काफी लोग जाते हैं। यूरोप का जो पार्ट है, इंडिया से तो नहीं जाएंगे ना गर्मी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए तो गर्मी में नहीं जाएंगे, तो वहां के जो है यूरोप में, क्योंकि वो वेस्टर्न है, टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट आप समझते हो अर्थ के ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ठीक है, या यही टेम्परेट हो गया तो वो इधर है, तो यहाँ पे कंपेरेटिवली ठंड होती है। हम तो जैसे इधर आते तो हमें गर्मी लगती है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो मेडिटेरेनियन के पास जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा उनको बेटर लगता है। ठीक है, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, तो जैसे गोवा है आपका, कहाँ है वेस्ट कोस्ट पे। विंटर स्पोर्ट्स रीजन्स हो गए, बहुत सुंदर सुंदर जहाँ पे सीनिक लैंडस्केप हो, जैसे कश्मीर, कश्मीर को क्या कहा जाता है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, नेशनल पार्क्स हो गए, हिस्टोरिक टाउन्स हो गए, मॉन्यूमेंट, हेरिटेज साइट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है, कुछ समय रटने जैसा नहीं है, कॉमन सेंस से वहां पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे, आराम से टिक कर लोगे। ठीक है, इससे मुश्किल है कि कोई क्वेश्चन आएगा, बट अगर आ भी गया तो बहुत बेसिक है, आपको पता है कि किस तरह की चीज पे लोग जाना चाहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। नाउ वी विल सी फैक्टर्स अफेक्टिंग द टूरिज्म। तो भाई एक तो चीज हो गई डिमांड, दूसरा है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, डिमांड इंप्रूवमेंट्स इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंक्रीज लेजर टाइम। अब क्या हुआ है, आज के टाइम पे जो है लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव हो गई है, तो इसलिए क्या हुआ है, टूरिज्म का जो डिमांड है वो बढ़ गया है। ठीक है, वेयर एज ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आज ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है, इतना एफिशिएंट हो गया है, इतना टाइम लेस टाइम टेकिंग हो गया है कि लोगों के पास और ज्यादा मन करता है ना उनको घूमने फिरने जाने के लिए, है ना। अब पहले के टाइम की कनेक्टिविटी और आज की कनेक्टिविटी रिलेट करो, कितना डिफरेंस है। आज के टाइम पे यार कश्मीर जैसे या लेह लद्दाख भी जाना हो तो लोग फ्लाइट बुक करके चले जाते हैं, बट पहले क्या होता था कि भाई वो ज्यादा करके रोड प्रेफर करते थे, रोड से जाना बड़ा मुश्किल होती थी, टाइम टेकिंग होता था। ठीक है, सो इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज पर्टिकुलरली एयर ट्रांसपोर्ट हैज ग्रेटली इंक्रीज द टूरिज्म। ठीक है, तो मैंने कहा एयर, व्हाई एयर, बिकॉज ऑब्वियसली इससे जो है टाइम की बहुत वैल्यू, टाइम बहुत कम लगता है। ठीक है, द एडवेंट ऑफ पैकेज हॉलीडेज हैज रिड्यूस द कॉस्ट। ठीक है, तो पैकेज हॉलीडेज क्या होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना वो मनी हनीमून वालों को दिया जाता है पैकेज, गोवा पैकेज हो गया एक्सेट्रा, थाईलैंड पैकेज हो गया, तो उसमें बेसिकली जो आपका आने जाने की ट्रिप है, फ्लाइट के जो पैसे हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, और वहाँ पे स्टे जो करते हो, कहाँ जहाँ रुकोगे वो हो गया, तो एक पैकेज होता है टोटल कि मतलब वो आपने पे कर दिया तो आपको टिकट, होटल, वहाँ पे खाना पीना, वहाँ पे जो लोकल एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं वो सब मिल जाएगी उसमें। ठीक है, तो इसने भी जो है टूरिज्म को बूस्ट किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल सी टूरिस्ट अट्रैक्शंस, कि किन चीज़ों से भाई लोग अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, क्लाइमेट, लैंडस्केप, कल्चर, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड मेडिकल टूरिज्म। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं, और आई एम वेरी श्योर जितना अट्रैक्ट आप इससे हो रहे हो देखते देखते ही आप रिलेट कर पाओगे कि भाई एक्चुअल में लोग कितना अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले क्लाइमेट, तो अब जैसे ये भाई साहब है, सोचो मई जून का महीना है, गर्मी एकदम चहक रही है आपके नॉर्थ इंडिया में, तो ऐसे टाइम पे क्या मन करेगा कि भाई हम पहाड़ों पे चले जाए, सुकून हो जहाँ पे। ठीक है, औली चले जाए यार, थोड़ी बहुत बर्फ जहाँ देख रहे हो कहीं मिल जाए वहाँ चले जाए, बर्फ ना भी सही तो बस मनाली चले जाए कि हाँ 16 डिग्री से 20 डिग्री का टेम्परेचर मिल जाए, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा मिल जाए। और यही होता है, यही होता है, गर्मियों की छुट्टी होती है तो भाई मनाली, नैनीताल, शिमला, इन सब में पैर रखने की जगह नहीं होती है। ठीक है, इतने लोग वहाँ जाते हैं, तो क्लाइमेट का जो है बहुत बड़ा रोल होता है, जहाँ के क्लाइमेट अच्छे होते हैं वहाँ पे लोग अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, मोस्ट पीपल फ्रॉम कोल्डर रीजन्स, अब जैसे हम वार्म रीजन में है कंपेरेटिवली तो हम कोल्ड में जाते हैं, जो नॉर्थ इंडिया के जैसे मैं, तो हम कोल्ड में जाना प्रेफर करते हैं। अब जो वेस्ट के लोग हैं यूरोप के, वो ऑलरेडी कोल्ड में रह रहे हैं, तो वो कहाँ आना चाहेंगे, वार्म प्रेफर करेंगे, जैसे मेडिटेरेनियन कोस्ट के आसपास जहाँ पे वो धूप उप से के मस्त सन बास्किंग करें, क्रीम लगा के एकदम, समझ लो। पीपल टेकिंग विंटर हॉलीडेज सीक ईदर हायर टेम्परेचर्स और स्नो। अब जो विंटर्स में घूमने जाते हैं, विंटर्स में भाई अच्छी खासी बर्फबारी होती है, तो स्नो रिलेटेड जैसे ये कर रहे हैं भाई साहब, ये मैडम जो है
तो ये आपकी कब पॉसिबल है? विंटर में, जब बहुत खूब सारी बर्फ हो। तो विंटर्स में लोग या तो गर्म टेम्परेचर में जाते हैं जैसे मेडिटेरेनियन हो गया, या ऐसे स्पोर्ट्स वो स्नो एक्टिविटीज करने इधर पहुंच जाते हैं। जैसे इंडिया में जो है आपका ओली में बहुत होती हैं या सारी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है लैंडस्केप, ठीक है। तो टूरिज्म में से मैंने कहा ना कि रिफ्रेश, अब जैसे पर्सनली पूछो तो मेरे लिए ये बहुत फेवरेट है। मैं ऐसी जगह जाना बहुत प्रेफर करता हूँ जो देखने में ओवरऑल बहुत सुंदर हो, पीसफुल हो, रिफ्रेशिंग हो, ठीक है। तो भाई मैं अकेला तो नहीं हूँ, मैनी पीपल लाइक मी they like to spend their holidays in an attractive environment which often means mountains, lake, spectacular sea, ठीक है, coast हो गया, and not the landscape completely altered by man। अब दिल्ली जैसी जगह नहीं चाहिए भाई, हमें सुकून की जगह चाहिए जहाँ शांति हो, पीस हो, ठीक है, खूबसूरती हो, ऐसी, ठीक है। तभी तो भाई लोग पहुंच जाते हैं कश्मीर। नाउ कल्चर भी बहुत ज़्यादा टूरिज्म इंगेज करता है, बहुत ज़्यादा टूरिज्म को वो प्रमोट करता है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ऋषिकेश की ही बात करें तो ऋषिकेश सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में कल्चरली बहुत ज़्यादा फेमस है, योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है। इंडिया में ही अगर आप कल्चर से एसोसिएट करने वाले टूरिज्म से रिलेटेड जो स्पेसेस हैं, जैसे आपकी, जैसे मैंने बताया ना, ऊपर से ही स्टार्ट कर दो, अमरनाथ, वैष्णो देवी, फिर आते आते उत्तराखंड में ही इतने सारे श्राइन्स हैं। तो कल्चर की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म करते हैं, ठीक है। So that this attracts the tourist with a poncho. Poncho means वही likeness, attractiveness, likeness, liking basically for experiencing ethnic and local customs, ठीक है। कल्चर में रिलीजन भी आ जाता है और जो कस्टम्स हैं वहाँ के वो भी देखना लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब जैसे अंग्रेज यहाँ पे रिलीजन के लिए थोड़ी ना आ रहे हैं, बट उनको ओवरऑल इंडियन कल्चर है वो देखकर बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज नो डाउट इंडिया इज कल्चरली वेरी 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 रिच, ओके। नाउ इकोनॉमी भी वही कि जहाँ पर अब जैसे मेरे आपके जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो अभी आप कॉलेज में जाओगे DU के, तो आप क्या करोगे, आप इन सब क्या फैक्टर्स को कंसीडर करोगे, बट आप इकोनॉमी भी देखोगे कि भाई जहाँ पर आराम से कम बजट में अच्छी ट्रिप हो जाए, तो आप पास की लोकेशंस पे जाओगे, पहाड़ों पे, पैसे जहाँ बचे, राइट। तो ऐसी जगह जहाँ पर चीप कॉस्ट हो, थोड़ा इकोनॉमिकल हो, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। नाउ टेकिंग नेक्स्ट हिस्ट्री एंड आर्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया में टूरिज्म को जो बहुत, अब जैसे ताजमहल है उसको देखने दुनिया भर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा क्या है उसमें, बिकॉज इट कैरीज हिस्ट्री इन इट, इट कैरीज द बेस्ट ऑफ इट्स आर्ट इन इट, राइट। वो आर्किटेक्चर है जो देखने आते हैं लोग, राजस्थान में इतने जा रहे हैं, साउथ में इतने ट्रैवलर्स हैं, इंडिया के भी, फॉरेनर्स भी, तो ये सब क्या देखते हैं, हिस्ट्री और आर्ट से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। पीपल विजिट एंशिएंट और पिक्चरिस्क बेसिकली इंस्टाग्रामेबल, ठीक है, जिसको लोग पिक्चर क्लिक करके इंस्टाग्राम में डाल पाए। टाउन्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड एंजॉय एक्सप्लोरिंग कैसल्स, पैलेसेस एंड चर्चेस। तो जैसे आप राजस्थान जाओ तो वहाँ पे भाई कितने ज़्यादा पैलेस, फोर्ट्स, इन सबको देखकर आप खुश होते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मेडिकल टूरिज्म। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तरह से, और यहाँ से आने के क्वेश्चन बहुत फेयर चांसेस हैं, ठीक है। मेडिकल टूरिज्म की बात करें तो व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंबाइंड विद इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी, इट इज नोन एज मेडिकल टूरिज्म, ठीक है। तो भाई टूरिज्म प्लस मेडिकल जो रीजन है, ठीक है। तो अब जैसे इंडिया है, अब क्या हो रहा है, मेडिकल टूरिज्म यानी मेडिकल के चक्कर में कई लोग यहाँ से उधर जाते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मेडिकल टूरिज्म, सिंपल है, इसमें इतना कुछ है नहीं, ठीक है। इट ब्रिंग्स अबंडेंट ऑफ बेनिफिट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया। अब होता क्या है, यहाँ पर क्या होता है, आपका एक तो इलाज तो अच्छे से हो ही रहा है, प्लस कंपेरेटिवली चीपर सर्विसेज है, ठीक है। स्किल्ड है, यहाँ पर स्किल्ड है लोग, इसलिए लोग काफी यहाँ पर आ रहे हैं अपना ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ लीडिंग कंट्री ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन द वर्ल्ड। इंडिया करंटली हैज अराउंड 18% ऑफ, जस्ट इमेजिन 18% ऑफ द ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म मार्केट। आई बात समझ में, तो इतनी बड़ी इंडिया की कंट्रीब्यूशन है मेडिकल टूरिज्म में, इसलिए मैंने कहा था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलो अब भाई ऐसा क्या है, ये फैक्टर्स आपके एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है, बट मैंने आपको जस्ट फॉर आइडिया कि भाई क्यों लोग आ रहे हैं और रीजन से इंडिया में अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं
क्या वो अट्रैक्शन है कि भाई क्वालिटी हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स मिल रहे हैं उनको, इंडिया हो गया या और भी जो आपकी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, वो वाइडली स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, तो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, इंटरनेशनल एक्रीडिएशन ऑफ हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिकल लेबोरेटरीज, लो कॉस्ट है, लेस वेटिंग टाइम है, ठीक है, पोस्ट ट्रीटमेंट स्टे इन गुड रिजॉर्ट्स एंड इजी फॉलोअप है, ठीक है, तो उनको यहाँ पर रहने वहने में इतनी दिक्कत नहीं है, इजीली मिल रही है उनको फैसिलिटीज, ठीक है, बेनिफिट टू ट्रेवल एंड होटल इंडस्ट्रीज, मेडिकल वीजा मिल जाता है इनको, ऑल्टरनेट मेडिसिन, आयुष, आयुष बेसिकली जो गवर्नमेंट का आपका प्रोग्राम है जो ऑल्टरनेटिव ऑफ एलोपैथी है, ठीक है, जैसे आयुर्वेदा, यूनानी सिस्टम, ठीक है, होम्योपैथी, ठीक है, तो ये सारे जो ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेटिव ऑफ एलोपैथी बेसिकली, तो ये सब भी इंडिया में आपके प्रेजेंट है, इनके लिए भी लोग आते हैं, ठीक है, तो दिस इज व्हाट अट्रैक्ट्स द पीपल इन मेडिकल टूरिज्म। ओके, बियॉन्ड मेडिकल टूरिज्म देयर इज अ ट्रेंड ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ मेडिकल टेस्ट। आउटसोर्सिंग का क्या मतलब अभी हम और अच्छे से देखेंगे। आउटसोर्सिंग ऑफ मेडिकल टेस्ट का मतलब कि भाई सिर्फ पर्टिकुलरली टेस्ट के लिए बहुत आ रहे हैं, तो ये आपने देखा होगा कि इंडिया में ओवर द टाइम जो है टेस्टिंग्स की बहुत ज़्यादा लैब्स खुल गए हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि मेडिकल के लिए आप सोचो ना, मेडिकल के टूरिज्म के लिए जो लोग बाहर से यहाँ आए हैं, ठीक है, तो वो अपने टेस्ट वेस्ट कराएंगे, तो इसलिए टेस्ट की ये जो लेबोरेटरीज है, ये इंडस्ट्री इतनी बढ़ती जा रही है, ठीक है। हॉस्पिटल्स इन इंडिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया हैव बीन परफॉर्मिंग सर्टेन मेडिकल फैसिलिटीज रेंजिंग फ्रॉम रीडिंग रेडियोलॉजी इमेजेस टू इंटरप्रेटिंग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमआरआईज एंड अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड टेस्ट, एमआरआईज, ये सब इंडिया जैसी कंट्रीज जो है बहुत अच्छे स्केल पे प्रोवाइड कर रही हैं इन गुड बजट, ठीक है। आपको एग्जांपल देता हूँ, कोविड के टाइम पे आपको याद होगा इंडिया में जो टेस्ट हो रहा था कोविड का, वो कितने का था, और जो बाहर आपने अगर थोड़ा बहुत भी आपको अगर समय सोशल मीडिया आप यूज कर रहे होंगे तो बाहर जो हो रहा था वो कितने में हो रहा था। तो इंडिया का जो टेस्ट था आपका वो बहुत कम में था, इवन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर कराते वो भी 1000 के आसपास हो रहा था, बट बाहर के जो टेस्ट है वो कम से कम 3500 में हो रहे थे। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो कि कितना डिफरेंस है कॉस्ट में आपके मेडिकल में, ठीक है। आउटसोर्सिंग होल्ड्स ट्रेमेंडस एडवांटेजेस फॉर पेशेंट्स। अब पेशेंट्स के लिए जो आउटसोर्सिंग है, यानी हॉस्पिटल के बाहर से भी जाकर जो टेस्ट वगैरह करा सकते हो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी एडवांटेजियस हो जाता है इफ इट इज फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग क्वालिटी और प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड केयर, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, दिल्ली में एक आपका हॉस्कास की तरफ ही है महाजन, ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, कोई इसमें मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं है। तो ये आपका जो टेस्टिंग और अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, इन सब के लिए वन ऑफ द बेस्ट वो प्लेस कही जाती है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ आउटसोर्सिंग कर रहा है, इसमें ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड ओपीडी नहीं है, डॉक्टर कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये टेस्टिंग के लिए पूरा इन्होंने बहुत अच्छे से बना रखा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इससे क्या होता है कि ऐसी जगह पे जो है आपकी स्पेशलाइज्ड फोकस होता है, स्पेशलाइज्ड केयर मिलती है आपको ऐसी जगह पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वील टॉक अबाउट क्वाटरनरी एक्टिविटीज। तो टर्शरी एक्टिविटीज हमारी हो गई, अब यहीं से आता है आपका क्वाटरनरी एक्टिविटीज और फिर क्विनरी एक्टिविटीज देखेंगे हम, ठीक है। तो क्वाटरनरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? ऑल दीज पीपल वर्क इन अ सेगमेंट ऑफ सर्विसेज सेक्टर दैट इज नॉलेज ओरिएंटेड। देखो, स्किल और नॉलेज में थोड़ा डिफरेंस होता है। नॉलेज इज वन ऑफ द स्किल, स्किल बड़ा है और उसके अंदर है नॉलेज, ठीक है। इसलिए स्किल में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बट कुछ ऐसी स्किल्स जो पर्टिकुलरली किसी फील्ड की नॉलेज एंगेज करती हो, वो आपकी आ गई क्वाटरनरी एक्टिविटीज में। आई बात समझ में? चलो, क्वाटरनरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व सम ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, और द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इससे रिलेटेड सर्विसेज जो है पर्टिकुलरली, ठीक है, वो आपकी आती हैं क्वाटरनरी एक्टिविटीज में, ठीक है। दीज सेंटर अराउंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो भाई जहां रिसर्च, और सोचो ना कितनी अमाउंट ऑफ नॉलेज चाहिए आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जो लैब्स हो गई, जो बड़ी बड़े लेवल पे बायोमेडिकल, जो नई चीज़ें जो डिस्कवर, ऐसी चीज़ें। अब जैसे अभी न्यूज़ में रिसेंटली आया है कि एक ऐसा दो इंडियंस ने मिलकर एक ऐसा वो बनाया था जिससे प्लास्टिक डिकम्पोज भी हो रही है और एक बायोडिग्रेडेबल भी बन रही है साथ, ऐसा कुछ था। इट वॉज वेरी रेवोल्यूशनरी आइडिया। फिर लास्ट ईयर भी एक आया था, एक ऐसा कुछ फॉर्मूला साइंटिस्ट ने देखा रिसर्च के दौरान जो कैंसर को ट्रीट कर सकता है, ठीक है।
तो ये सारी काफी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सोचो ना आप, कितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ नॉलेज चाहिए होती है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो कैन बी सीन एज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सर्विसेज इन्वॉल्विंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स। तो जो इस तरह की सर्विसेज होती हैं जिसमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हो गए तो उनको बहुत अच्छे से एकेडमिक नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज है वो आपकी क्वाटरनरी में आ जाएंगी। आगे देखते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे क्विनरी एक्टिविटीज की। क्विनरी एक्टिविटीज कौन सी होती है? द हाइएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स परफॉर्म क्विनरी एक्टिविटीज। दे आर सब्टली डिफरेंट फ्रॉम द नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, देखो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री यानी हमने क्वाटरनरी की बात कर दी, बट अब वहां से थोड़ी सी डिफरेंट है क्विनरी। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि क्विनरी में जो है आपके एकदम टॉप जो लेवल पे जो लोग होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। ठीक है, these are the services that focus on creation, rearrangement and interpretation of a new and existing ideas, data interpretation and the use and evaluation of new technologies। आपको बहुत हैवी ये लग रही होगी, बट सिंपल पॉइंट क्या है? अब जैसे इमेजिन करो टाटा है, इतनी बड़ी कंपनी है, इसमें नॉलेज लोग क्वाटरनरी वाले जो है कितने सारे इंजीनियर्स, कितने सारे आईटी प्रोफेशनल्स एंगेज्ड हैं, बट क्या वो क्विनरी का पार्ट है? नो। टाटा के अंदर क्विनरी के पार्ट में कौन है? जो वहां के एकदम टॉप पे जो लीडर्स में बैठे हुए हैं, जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, क्रूशियल डिसीजन मेकिंग, तो वो सब करते हैं ये क्रिएशन, रीअरेंजमेंट एक्सेट्रा। तो वो दे आर द पार्ट ऑफ क्विनरी एक्टिविटीज। आई बात समझ में? चलो, दे रिप्रेजेंट स्पेशल हाईली पेड स्किल्स ऑफ सीनियर बिजनेस। अब मैंने कहा ना कि ये एकदम सीनियर है, तो इनकी भाई हाईली पेड होंगे, वेरी वेरी हाईली पेड। ठीक है, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे भी जो टॉप पे ऑफिसर से ऊपर पे जो है टॉप लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स हो गए, वो हो गए इसके पार्ट। रिसर्च साइंटिस्ट हो गए, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट्स हो गए। इनको कई बार हम गोल्ड कॉलर भी कहते हैं, गोल्ड, सोने का कॉलर। ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी हाईली पेड, वेरी वेरी दे आर ऑन द वेरी टॉप। ओके, देयर इंपॉर्टेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस्ड इकोनॉमीज फार आउटवेज देयर नंबर्स। नंबर्स इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा टाटा है मान लो, ठीक है, खूब सारे लोग हैं, खूब सारे लोग हैं, लाखों, एक मान लो 1 लाखों लोग इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब जो टॉप वाले होंगे उसमें तो भाई गिनती के कुछ लोग ही हैं, तो इनका नंबर तो बहुत कम है, नंबर ऑफ पीपल तो ये बहुत कम है, बट इनका जो इंपैक्ट है, इनका जो डिसीजन है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर नंबर्स। ये इस स्टेटमेंट का मतलब था। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से आ गया हो समझ में ये। चलो नाउ अब हम बात करते हैं आउटसोर्सिंग की। ठीक है, आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, इसका दूसरा नाम है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, कि आप कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बाहर किसी से सर्विस दे रहे हो या उनसे सर्विस ले रहे हो। इज गिविंग वर्क टू एन आउटसाइड एजेंसी टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड टू रिड्यूस कॉस्ट्स। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी मेडिकल हॉस्पिटल का। ठीक है, तो जब आप वहां जाते हो किसी हॉस्पिटल में, तो कई बार ऐसा होता है डॉक्टर्स कहते हैं ना कि यहां से ये टेस्ट करा लो। वाई? क्योंकि वो बहुत अच्छे से कर देंगे, वो पर्टिकुलर जो लैब हो गई या टेस्टिंग एजेंसी हो गई, ठीक है, या वहां कॉस्ट कम हो सकता है या एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। तो ये चीज क्या कहती है? ये है आउटसोर्सिंग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। व्हेन आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग वर्क टू ओवरसीज, और जब यही आउटसोर्सिंग हम पैन मतलब अक्रॉस द ओशन करते हैं, दूसरी कंट्रीज में हम अपने जो है रेफर कर देते हैं, अपना बिजनेस दे देते हैं, देन इट इज कॉल्ड ऑफशोरिंग। तो फॉर एग्जांपल टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आई एम श्योर आप किसी ना किसी ऐसे इंसान को जो जानते ही होंगे जो इसमें है। तो ये कंपनी कहाँ की है? इंडिया की है, टाटा की है, बट ये अपना बिजनेस जो है, अपने स्किल्स जो है वो किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? वो बाहर की कंपनीज, एमएनसीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यूएस, यूके एक्सेट्रा को, यूरोप हो गया, यूरोप में बहुत ज्यादा इनके क्लाइंट्स है टाटा के। ठीक है, तो ये इनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विसेज। और ये ऑब्वियसली एमएनसी क्या करेगी? टाटा को
पैसा देगी, और ये पैसा है टीसीएस वाले क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे, प्लस इनका फायदा होगा यहीं पे। आई बात समझ में? तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफशोरिंग, या कॉमनली ऑफशोरिंग आपको कम सुनने को मिलता है होगा, आउटसोर्सिंग ही बोल देते हैं इसको लोग, ठीक है। ऑफशोरिंग का मतलब है कि प्रिसाइसली अक्रॉस, मतलब दूसरे नेशन में एक्सेट्रा में, ठीक है। तो जैसे इंडिया का जो साइबर सिटी है, ठीक है, जो इतनी सारी आईटी की कंपनीज हैं, तो ये क्या करती हैं, मोस्ट ऑफ देम आर आउटसोर्सिंग देयर बिजनेस। तो यहाँ के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं किसी और यूएस यूके की कंपनी के लिए, ठीक है। आउटसोर्सिंग इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया टीसीएस, तो ज़्यादा करके आईटी रिलेटेड सर्विसेज ही एक्सपो वो आउटसोर्स करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, यूएस की कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इंडिया में अपना कस्टमर सपोर्ट केयर खोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया के लोग होते हैं, उनकी क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक होती है, तो जो जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो आपने सुना होगा कॉल सेंटर, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स, वो यहाँ पे काम करते हैं, वो वहाँ पे मतलब प्रॉब्लम्स वहाँ के लोगों की है, बट ऑन कॉल ये यहाँ पे समझा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह की ये स्किल, ये सर्विस भी हम जो है इंडियंस दे रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, और अंग्रेज हम पे, ठीक है। कॉल सेंटर सर्विसेज एट टाइम्स ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। आउटसोर्सिंग हैज रिजल्टेड इन द ओपनिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स इन इंडिया। मैंने बताया आपको कि भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉल सेंटर्स वगैरह आ गए हैं, ईस्टर्न यूरोप, इसराइल, फिलीपींस एंड कोस्टा रिका। दीज कंट्रीज ऑफर, क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा बढ़ गया है, चीप लेबर, स्किल्ड वर्कर्स, कि भाई यहाँ के लोगों के पास स्किल है, प्लस दे आर विलिंग टू डू इट एट अ लोअर प्राइस। इसलिए जो बाहर की यूएस की यूके की कंपनीज है, वो अपना कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए अपने बिजनेस को यहाँ आउटसोर्स कर रही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट दे रही है यहाँ के टीसीएस जैसी कंपनीज को कि हम वो जो एम्प्लॉयज हैं काम करें वहाँ के लिए, ठीक है। आउटसोर्सिंग कंट्रीज आर फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम जॉब सीकिंग यूथ्स इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। द कंपैरेटिव एडवांटेज, तो अब जो आउटसोर्सिंग कंट्रीज है, जैसे यूके मान लो, क्योंकि वो यहाँ पे आउटसोर्सिंग कर रही है ना, यहाँ से वो फैसिलिटी ले रही है, दे आर फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम देयर जॉब सीकिंग यूथ। तो कई बार ऐसा होता नहीं है कि वहाँ के लोग, जैसे इन्फ्लेशन के बाद, अभी कोविड के बाद क्या हुआ था, वहाँ पे भाई जॉब्स की थोड़ी कमी हो गई, तो गवर्नमेंट और जो कंपनीज हैं वहाँ के लोगों को ज़्यादा प्रेफर कर रही थी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी हो जाती है। द कंपेरेटिव एडवांटेज इज द मेन रीजन फॉर द कंटिन्यूइंग आउटसोर्सिंग। तो जो आउटसोर्सिंग है उसका आज भी जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, कॉस्ट कट, ठीक है। नाउ अब एक बहुत छोटी सी चीज है, लास्ट टॉपिक है, बहुत ही आसान है, बीपीओ एंड केपीओ। बीपीओ का मतलब बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, सॉरी बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, और केपीओ का मतलब है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ठीक है। सो बीपीओ क्या है, इंक्लूड्स नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स एंड होम शोरिंग। द लेटर इज नोन एज ऑल्टरनेटिव टू आउटसोर्सिंग। लेटर मतलब ये होम शोरिंग, ठीक है। केपीओ का क्या काम है, केपीओ इंक्लूड, इसको मैं आपको एक एक्चुअली डिफरेंस की फॉर्म में बताता हूं। ऐसे देखो, पहले इस टेबल को देखते हैं, ठीक है। वो एनसीईआरटी का टेक्स्ट है, मैंने जानबूझकर एनसीईआरटी की मैक्सिमम चीजें, मैक्सिमम लाइंस को इंक्लूड किया है अपनी स्लाइड्स में, रीजन बीइंग कि इवेंचुअली आपको एनसीईआरटी से बहुत थॉरो होना पड़ेगा, तो वहां की लाइंस जो है डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड है, इसलिए मैं उसको लाइन टू लाइन यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एनीवेज, तो अब बीपीओ और केपीओ का डिफरेंस देखते हैं। तो बीपीओ का मतलब बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ठीक है। केपीओ नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। बीपीओ क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि आईटी के रिलेटेड कुछ भी हो, आईटी रिलेटेड अगर आप आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हो, ठीक है। अगेन वही एग्जांपल, टीसीएस है, इसके जो एम्प्लॉयज हैं, ये टीसीएस के लिए काम कर रहे हैं, और टीसीएस वो काम किसको प्रोवाइड कर रही है, यूके की कोई कंपनी, लेट्स से XYZ, ठीक है, सर्विस दे रही है, ठीक है, ये इनको पैसा दे रहे हैं, ठीक है, डॉलर्स में ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब अगर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, ये सर्विस आईटी को इन्वॉल्व कर रही है, तो दिस इज बीपीओ। बट अगर ये बहुत अच्छे लेवल पे कुछ नॉलेज बेस्ड है कुछ, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड केपीओ। ये डिफरेंस है। तो सर्विस के नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो बीपीओ में है या केपीओ में आउटसोर्स हो रही है, ठीक है। तो जैसे केपीओ में किस तरह की चीज आउटसोर्स होती है, इट्स स्पेशलाइजेशन इन स्पेशलाइज्ड, पहली बात तो ये, ठीक है, स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, जनरल नहीं।
other challenging sectors namely business research, clinical research, intellectual property research etc. तो R&D बेस्ड है ये काफी हद तक, ठीक है, इसलिए दे आर ऑब्वियसली मोर पेड, ठीक है. इट इज अ लॉन्ग टर्म इन नेचर, ये क्या है शॉर्ट टर्म. इट इज अ पार्ट ऑफ बीपीओ, क्योंकि इसमें क्या है, अगर ये बीपीओ है तो इसके अंदर की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड है, वो मैंने बताया ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत कम लोग होते हैं वो, तो ये केपीओ इसके अंदर आती है. यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये कंसेप्चुअल चीज है समझने की, ठीक है. बेसिक एजुकेशन में भी इनफ फॉर यू टू गेट अ बीपीओ, बेसिक एजुकेशन आपके लिए काफी है, बट केपीओ के लिए अच्छा खासा आपको एक्सपर्टीज चाहिए होता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, स्किल्स चाहिए होती हैं, ठीक है. एंड ऑब्वियसली दिस इज मोर जनरल, ये जनरल नेचर का है, एक नॉमिनल नेचर का, तो दिस इज लेस चैलेंजिंग, ठीक है. बेसिक एजुकेशन रिक्वायर्ड. आई होप अच्छे से समझ में आ गया डिफरेंस. अब जो एनसीईआरटी में लिखा है वो पढ़ते हैं, ठीक है. केपीओ इन्वॉल्व्स हाईली स्किल्ड वर्कर्स, ठीक है. इट इज इंफॉर्मेशन ड्रिवन नॉलेज आउटसोर्सिंग, आईटी रिलेटेड ही नॉलेज रिसोर्स, नॉलेज आउटसोर्सिंग, ठीक है. केपीओ इनेबल्स कंपनीज टू क्रिएट एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. एग्जांपल है केपीओ की, जैसे आर&डी एक्टिविटीज, ई लर्निंग, बिजनेस रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च, ठीक है. और वेयर एज बीपीओ के अंदर आपकी जो अदर एक्टिविटीज हैं जो जनरल नेचर की है वो आ जाती हैं, ठीक है. सो दिस वाज मेजरली इन योर टर्शरी एंड दिस चैप्टर. एक छोटा सा लास्ट में और है, द डिजिटल डिवाइड. ये डिजिटल डिवाइड क्या है, इमेजिन कीजिए कि आप तो शहर में बैठे हुए मतलब एकदम अच्छे से यूज कर रहे हैं, टेक सावी है, मैं यहाँ से प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, बट यही एनसीईआरटी गांव में बैठे हुए कोई लोग हैं जो सिर्फ बुक के द्वारा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, एंड शायद वो भी अच्छे से सीयूटी क्लियर कर रहे हैं. तो ये एक तरह का बट डिवाइड दिखता है यहाँ पे डिजिटली, कि भाई वैसे तो अब आज के टाइम पे काफी डिजिटलाइजेशन हुआ है, बट स्टिल देयर इज अ डिवाइड, ठीक है. जो एक्सेस टू रिसोर्सेज, जो डिजिटाइजेशन शहरों में है वो शायद गांव में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है. तो ये वो चीज है जो हमें इसमें देखनी है. अपॉर्चुनिटीज इमर्जिंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है. आप कंपेयर करो अफ्रीका में जो डिजिटलाइजेशन है उसको यूएस से, तो आपको एक कंट्रास्टिंग डिफरेंस दिखेगा, ठीक है. इवन अगर आप यूएस में ही चले जाओ तो यूएस के नॉर्थ में और साउथ में देख लो, कंपेयर कर लो, कंट्रास्टिंग डिफरेंस दिखेगा, ठीक है. तो इस डिफरेंस को ही हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड. दे आर वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक पॉलिटिकल. क्यों है ये भाई वाइड रेंज, काफी इनके रीजंस है, इकोनॉमिक रीजंस है, पॉलिटिकल रीजंस है, सोशल डिफरेंसेस हैं एक्सेट्रा. डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट विद इन कंट्रीज टू. तो जैसा कि मैंने कहा कि भाई ये यूएस है, अब यूएस ओवरऑल तो भाई अफ्रीका से बेटर है, बट अगर यूएस के अंदर ही आप देखोगे तो नॉर्थ एंड साउथ में बहुत डिफरेंस है. इंडिया ही है, इंडिया में अगर आप रूरल अर्बन देखोगे तो देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस, ठीक है. While developed countries in general have surged forward, developing countries have lagged behind, and this is known as the digital divide, ठीक है. तो भाई डेवलप कंट्रीज जो है कम्युनिकेशन, आईटी, इन सब के थ्रू बहुत इन्होंने प्रॉस्पर किया है, आगे बढ़ी है, पर डेवलपिंग कंट्रीज अभी थोड़ा पीछे है, एक स्टेप पीछे है. तो दिस पार्ट इज कॉल्ड डिजिटल डिवाइड, ठीक है. तो आपका यहीं से चैप्टर खत्म होता है. एक बार आप चाहो तो एनसीईआरटी का ये मैप रेफर कर लेना, ये माइंड मैप बहुत अच्छा है. 4 चीजों में इन्होंने डिवाइड किया है, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज. ये पूरा पार्ट मैंने आपको बता दिया था, ठीक है. आज हमने सर्विसेज पढ़ा है, इसमें फाइनेंशियल बैंक देखो, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज हो गई, ठीक है. पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज भी गवर्नमेंट भी दे सकती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी दे सकती है, ठीक है. कम्युनिकेशन में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, एवी. तो ऐसा कुछ होगा नहीं जो आपको समझ में ना आए, बट स्टिल अगर कोई भी ऐसा पार्ट है, कोई लाइन है, कोई वर्ड है एनसीईआरटी का या मेरे इस पूरे प्रेजेंटेशन का जो आपको कम समझ में आया है या थोड़ा सा भी डाउट है, डोंट वरी, जस्ट आस्क मी आउट, ठीक है. आप कहीं पे भी हमें बस कम्युनिकेट कर दीजिए, वील ट्राई आवर बेस्ट टू रीच यू आउट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग.